चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने चर्चा तो किया था टेंशन के बारे में, लेकिन आज दोबारा से रिवाइज करेंगे क्योंकि वीडियो का साइज बहुत छोटा बना था, है ना। तो इसको लेक्चर नंबर 6 ही मान लेते हैं। पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है? टेंशन। टेंशन कहाँ होता है? एग्जिस्ट करता है हमेशा किसी स्ट्रिंग के अंदर, है ना। किसी तरीके की स्ट्रिंग के अंदर ही से पाया जाता है। और कहीं टेंशन लगेगा? यस, लग सकता है सर। अगर दो एंड हैं, अगर एक आपने रॉड ले लिया तो उसके अंदर भी टेंशन होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि वो ऐसी रॉड होनी चाहिए जिसकी लेंथ आपकी चेंज ना हो, मतलब एक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए। तो उसका वर्ड क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, है ना। और टेंशन कहाँ लगता है? हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही रिप्रेजेंट किया जाता है ना। क्लियर है ना। चलो देखो भाई, टेंशन क्या है? बेसिकली ये फोर्स जो क्रिएट होता है वो किस वजह से होता है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि आपकी कोई भी चीज बनी हुई है, अगर रस्सी बनी है तो किसी सब्सटेंस से बनी है ना, तो फिर उनके बीच में क्या होगा? उसके एटम्स होंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, है ना। तो कलेक्शन ऑफ एटम्स को ही मॉलिक्यूल कहते हैं शायद, थोड़ा बहुत तो हमें भी आता है केमिस्ट्री, है ना। तो अब इसका मतलब है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही यहाँ शो कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वहां उसी को कहते हैं टेंशन। और वो कब होता है? जब आप उस बॉन्ड के अपोजिट, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए एक फोर्स लगाएं। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हम ब्रेक करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। हम जब फोर्स लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि किसी चीज को उससे बांध के खींचना है ना। यही तो होता है ना। क्या ढकेल सकते हो क्या किसी को बांध के? नहीं, सिर्फ खींच सकते हो। अच्छा, लेकिन स्ट्रिंग को क्या पता कि तुम ये करना चाहो? उसको लग रहा है कि तुम उसको तोड़ना चाह रहे हो, है ना। तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा, तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेगा? आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट में वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा, है ना। वो तो एक्शन रिएक्शन वाली बात है ना। उसका नेचर है कि वो क्या कहेगा? बॉन्ड को नहीं टूटने देना है ना। तो वही फोर्स क्या जन्म देगा? किसको जन्म देगा भाई? टेंशन को देगा। किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। तो इसे कहते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है ना। एक भाई साहब, नहीं भाई साहब तो नहीं लग रहे, ये तेरे नाम वाले भाई साहब हैं, ठीक है। इनके बाल बहुत अच्छे हैं, है ना, स्टाइलिश। और ये एक अपने से 10 गुना वजनी जो है ब्लॉक को खींचना चाह रहे हैं। अभी तो हंस रहे हैं, कुछ देर में रोने लगेंगे क्योंकि इसको फंसा नहीं पाएंगे, है ना। तो अब लेकिन हमें जो फोकस करना है, इन्होंने किसी एक स्ट्रिंग का यूज किया हुआ है ना, जिसको ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और एक तरफ से पकड़ के खींच रहे। मैंने क्या सिखाया कि भाई बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं ना। वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जब खींच रहे थे तो टेंशन किधर होगा? अपोजिट। इसी प्रकार से यहाँ पे जहां बंधा हुआ है, इस पॉइंट पे रस्सी को क्या लगेगा कि ये ब्लॉक इसको खींच रहा है। इनर्शिया है ना। इनर्शिया क्या करेगा कि मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लग जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारी आज जुड़कर कहाँ है? एब्सेंट। क्या हो गया उसको? सर आपके पास इसलिए कहते हैं कि जब पार्टी वार्टी में हो तो जितना अपनी पाचन क्रिया की शक्ति है उतना ही खाना पीना चाहिए। ज्यादा अगर हो जाता है तो जितना खाया था उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा इलाज में, है ना। तो यहाँ देखिए, चलिए वापस से आते हैं, वही इनके साथ भी होगा, है ना। अपने से 10 गुना वजनी सामान को खींचना चाहते हैं, कुछ देर तक तो मजा आएगा, फिर क्या होगा? फिर इनको भी बुखार चढ़ जाएगा क्योंकि खींच नहीं पाएंगे। तो यही है, देखो यहाँ पर। अब इस पॉइंट पर देखिए क्या होगा। अगेन स्ट्रिंग क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसी कहेंगे टेंशन। इज इट क्लियर? आगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अवे। अवे का मतलब अपोजिट, ठीक है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। समझ में आ गया ना क्लियरली? स्ट्रिंग इज अज्यूम, क्या मान लिया हमने ये अज्यूम किया है कि वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो तनने वाली नहीं है। उसकी जितनी लेंथ है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इधर आप उस पे फोर्स लगाएं या फिर ना लगाएं, तो इनएक्सटेंसिबल है। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक टाइड टू द स्ट्रिंग आर ऑलवेज सेम। कह रहे हैं ऐसा इसलिए होना चाहिए सच दैट जो आपका फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, मैंने इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैं किसी से खींचना चाहता हूं तो मैंने F फोर्स लगाया, तो F फोर्स ही ब्लॉक तक पहुंचेगा तभी तो। अगर मैंने फोर्स F मेरे ऊपर लग रहा है और मैं ma से, मतलब मेरा मास होगा और मेरा एक्सेलरेशन होगा, है ना। जैसे एक होता है ना, एक्सरसाइज होती है, इसमें क्या करते हैं? अपनी बॉडी से एक रस्सी बांध लेते हैं और एक टायर को बांध देते हैं, फिर रनिंग करते हैं, है ना। भाग में देखा होगा, है ना। हाँ, कबड्डी वड्डी में भी देखा होगा। तो जो इसको स्ट्रेंथ चाहिए वो करता है ये, है ना, स्ट्रेंथ के लिए होता है।
तो बेसिकली वहां पर ध्यान से देखो, तो जब आदमी रन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा, उससे जो भी ऑब्जेक्ट टाइड है अगर उसका भी एक्सेलरेशन ये तभी हो सकता है जब उसकी जो जिससे वो कनेक्टेड है वो भी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। स्टेट अगर सबका सेम रहेगा तभी सब एक साथ चलेंगे, अलग अलग हो जाएगा तो अलग अलग दिखेगा मोशन। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर इनएक्सटेंसिबल नहीं रहेगा तो जो आपका जो ट्रांसफर ऑफ फोर्स है, अभी स्टेट की बात करें, वो अलग अलग हो जाएगा, तो फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा, और जब फोर्स अलग अलग हो जाएगा तो सबका एक्सेलरेशन सेम कैसे रहेगा। इसीलिए टू मेक श्योर कि एक्सेलरेशन टाइट बॉडी का भी सेम रहे, क्या होगा, इसको इनएक्सटेंसिबल होना पड़ेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट आगे कह रहे हैं कि हमने फिर क्या माना कि जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मासलेस। क्या है? मासलेस। मतलब इसका मास हमारे ब्लॉक या फिर 2-3 ब्लॉक है कनेक्टेड हैं तो पूरा सिस्टम कहलाएगा। उस सिस्टम में कितने होंगे ऑब्जेक्ट? 3 होंगे, लेकिन स्ट्रिंग को हम उसमें मास में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे सिस्टम का मास इंक्रीज या डिक्रीज ये नहीं करता है। दूसरा क्या है कि ये फ्रिक्शन लेस होता है। ये क्या है? फ्रिक्शन लेस, मतलब ये किसी प्रकार का एडिशनल फोर्स लेके नहीं आएगा हमारे सिस्टम में, जितना मैंने दे दिया उतना ही बस ये ट्रांसफर कर देगा और कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ऐसे केस में अगर मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है तो जो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो सेम होगा, वो बदलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना है, वो T बना हुआ है। या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए भाई, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मासलेस तो है स्ट्रिंग आपकी, मतलब पूरे सिस्टम में स्ट्रिंग मास ऐड नहीं करती है, लेकिन अब वो फ्रिक्शनलेस नहीं रही। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब अब फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो इसका मतलब एडिशनल फोर्स कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में आ जाएगा, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो टेंशन स्ट्रिंग में बदल जाएगा। कैसे सीखा था? ये पहला पॉइंट कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पर टेंशन आपका उसके ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ ध्यान से देखा तो स्ट्रिंग के अंदर अब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्लॉक के पास और दूसरा कहाँ एंड हो रहा है, पुली पे, है ना, क्योंकि पुली पे ही आपकी स्ट्रिंग मोशन में आ रही है और कहीं भी किसी और सरफेस के साथ वो अटैच्ड नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट तरीके समझ लेना। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसमें 2 सरफेस हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, अकेले फ्रिक्शन काम नहीं करता। तो इसका मतलब है अगर स्ट्रिंग में फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो एक ही कॉज हो सकता है, दैट इज पुली, क्योंकि पुली पर ही आपके 2 सरफेस एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं, तभी फ्रिक्शन होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T1, और नीचे स्ट्रिंग के नीचे लोअर पार्ट में क्या है, T2। समझ में आया रीजन क्या है? ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या कह रहे हैं, अब ये मासलेस नहीं है, नॉट लाइट का मतलब कह रहे हैं इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, नॉट लाइट का वर्ड का मतलब होता है कि अब उसका मास होगा, है ना, कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, आगे देखिए, टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। ऐसा होगा तो हमेशा टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग चेंज होगा। रीजन मैंने क्या बताया था, सिस्टम में अब एडिशनल मास आएगा, इसका मतलब है एडिशनल इनर्शिया भी होगा, जिसके वजह से आपका फोर्स भी थ्रू आउट द स्ट्रिंग वैरी करेगा। जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वहां पर अलग अलग आपका टेंशन हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर अगर मार्क किया जाए तो अब यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, दूसरा पुली पर। अब पुली पर भी 2 आपके अलग अलग, क्यों? अगेन मास वेरी कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो यहाँ T3 आ गया, लास्ट में कहा है T4। समझ में आया? T1, T2, T3, T4, ये स्पेशल केस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं इफ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग, से अ मैन इज पुलिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर एंड, दिख रहा है फिगर में, है ना, एक एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, with some force then tension will be equal to the applied force irrespective of the motion of the pulling agent, irrespective of their box moves or not, man moves or not। इसमें मैंने 2 चीज सिखाई थी, ठीक है। एक तो मैंने कंपोनेंट सिखा दिया था जो कि आगे का टॉपिक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भैया ब्लॉक मूव करे या ना करे, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू F के
इक्वल और अपोजिट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज टेंशन इज द कॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो मतलब F की वैल्यू जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बट मैग्नीट्यूड में T के बराबर होगी। तो बिना F के T होगा नहीं, बिना दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के T होगा नहीं। ये सिखाया था ना मैंने कि देखो जैसे ये लूज वायर है ना, अब मैंने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लगाया, क्या इसमें टेंशन है? नहीं सर। अब मैं दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, हो गया ना, है ना? तो इसका मतलब क्लियरली है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने चाहिए, तभी आपका टेंशन स्ट्रिंग में होगा, नहीं तो अच्छा ये वाली बात मैं आगे रिपीट कर दूंगा फिर से, ठीक है, जब क्वेश्चंस कराऊंगा, एफबीडी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि अभी सीखना है, अभी टेंशन में फोकस करो, ठीक है, फिर आगे अपन क्वेश्चन में फिर से ये डायग्राम यूज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, स्ट्रिंग को क्या अज्यूम कर लिया हमने? मासलेस, अनलेस स्टेटेड, हेंस टेंशन इन इट रिमेन्स द सेम। ये पॉइंट किस लिए बता रहे हैं? ये पॉइंट बता रहे हैं भाई साहब, ताकि न्यूमेरिकल्स में अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो वहां पर चीखना नहीं है कि भैया यहाँ पर मासलेस होगा या फिर नहीं होगा, वहां पे हमेशा आप क्या मानोगे? मासलेस, ठीक है। इसका मतलब है जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें टेंशन हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट, क्वेश्चन के लिए। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे देखिए, हाउएवर, यहां से पढ़ना है, ये सब तो हो गया, आपको पढ़ा दिया। इफ अ स्ट्रिंग हैज अ मास, अगर कोई स्ट्रिंग के पास मास है, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट, बीइंग मैक्सिमम एट द एंड and through which force is applied and minimum at the other end connected to the body या फिर ब्लॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ऐसा बोल दिया गया कि जो स्ट्रिंग है उसका भी मास है, ठीक है, उसको किसी ब्लॉक से अपन ने कनेक्ट कर दिया और एक एंड से अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पूछ देंगे कि मैक्सिमम टेंशन कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस करेगा और मिनिमम कहां होगा? एट द एंड ऑफ द, जहां पर बॉडी कनेक्टेड है, ठीक। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, पूरा केस स्टडी करेंगे। अगर लास्ट टॉपिक आज का देखोगे तो उसके अंदर यही सिखाएंगे हम कि कैसे वेरी करता है टेंशन लेंथ के साथ, ठीक है। ध्यान देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टेंशन इन ए स्ट्रिंग टू इक्वल, ये तो बता दिया मैंने, नहीं बताया? अभी तो किया था ये कि आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए या फिर आपको 2 पॉइंट से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, तभी टेंशन प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलो ये देखिए, इसमें क्या पढ़ा हमने? देखिए यहाँ देखिए, यही बता रहे थे कि भैया कोई भी स्ट्रिंग है तो उसकी एक मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, उसके बियॉन्ड अगर तुमने फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, है ना। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि भैया रस्सी है, ऐसा तो है नहीं कि वो कहते हैं ना वो वज्र की बनी हुई है, टूटेगी ही नहीं, है ना। अगर महाभारत देखा है तो पता होगा। अरे महाभारत तो पता है, वज्र। अच्छा किसको मिला था ये बताओ जरा? इंद्र को, कि दुर्योधन की जान वज्र से बनी थी, ऐसा कुछ, कि पूरा शरीर, उसकी जान छोड़ के बाकी पूरा शरीर वज्र से बना था, और उसकी माँ ने तो दिया था उसको। अच्छा वो जो देख नहीं सकती। हाँ, तो उन्होंने अपनी पट्टी खोली थी, है ना, लज्जा के लिए उन्होंने अपना पहन रखा था वस्त्र, तो जहां जहां पहन रखा था वहां कमजोर हो गए। हाँ, तो कृष्ण जी आके अपना दिमाग लगा के उनको जो निपटा दिए, वो बात अलग है ना। वो तो ठीक है, कन्हैया जी तो है ही चंचल। तो कृष्ण जी आके भ्रमित कर गए, है ना, कि आपकी तो माता है ना, ऐसा सब ज्ञान दिया। चलिए 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 चलिए, कभी बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग महाभारत लगाएंगे, है ना, अगले जो 15 अगस्त को महाभारत देखेंगे। चलिए ठीक है, टू कनेक्टेड, हाँ वो वैसे दिन भी ठीक है, हाँ उसके लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मिला था ना, लड़ाई वड़ाई नहीं की थी हम लोग ने। चलिए भाई देखिए, नहीं तो भी महाभारत यहाँ हो जाएगी। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। 2 बॉडीज 3 बॉडीज साथ में हमने पढ़ी थी, है ना, और आपने फोर्स वो सब लगा लिया था एफबीडी। लेकिन इस बार खेल ये हो गया कि इस बार हमने जो कनेक्शन किया है वो क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, हमने एक स्ट्रिंग लगाई है।
और जितने भी मोशन होंगे वो सारे पुलिंग होंगे, क्योंकि भाई आप पुश करोगे तो स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग कर जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रिंग वाले केस में हमेशा पुलिंग मोशन होगा, आप किसी चीज को बांध के खींच सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से देखो, यहाँ दो ब्लॉक लगे हुए, उनके बीच में एक स्ट्रिंग है ना, और अपन किसी एक ब्लॉक पे पुलिंग फोर्स लगा रहे है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको नॉलेज ऑलरेडी है कि टेंशन टी एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या काम करेगा, वो फोर्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो इस पे भी टेंशन टी होगा और इस पे भी टेंशन टी होगा। बस FBD बनाओ, इक्वेशन लिखो और आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो, दोनों बॉडी जब मोशन में है तो उस दौरान इनका एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, a। ये हेल्प करेगा हमें ये पता करने के लिए FBD में कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। ये सब सिखाया था ना मैंने। तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, उसके अपोजिट हमेशा नेगेटिव। ये सब सिखाया था ना। तो यहाँ पर क्या हमें वो बनाना है क्या, mg और n आपको सिखा देते ना, वो कोई यूज ही नहीं है। आप ऐसे देखना, हमेशा उसी केस में बनाना जिसमें आपका ना x में मोशन हो ना y मोशन हो, है ना, बीच में होगा तभी रिजल्टेंट में आपका कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका मतलब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, राइट। ये सब सिखाया था ना मैंने। ठीक, चलो तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक फोर्स लग रहा है सर F, है ना, और इसके अपोजिट में क्या लग रहा है T, दैट्स। और कुछ है क्या, एक आपका रिजल्टेंट है, वो तो आप जानते हो कैसे लिखना है ना। और कुछ लिखना है, मास लिख देता हूँ चलो तुम्हारे लिए। ठीक है, FBD बन गया एक का, दूसरे का बनाते हैं। तो इस ब्लॉक पे तो असली फोर्स तो सिर्फ टेंशन ही तो है, टेंशन ही है जो इसको खींच रहा है, रस्सी तो खींच रही है, और जब खींच रही है तो कितने से खींच रही है, T से खींच रही है ना। और इसका मास कितना है m2, और इसका भी एक्सीलरेशन a। बस इक्वेशन हो गया। तो यहाँ मैंने क्या सिखाया था, पीछे से लिखना शुरू करो ना। तो इस पे सिंगल फोर्स है, इसका मतलब है सर T इज इक्वल टू m2a। इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिख देते हैं, F माइनस T इज इक्वल टू m1। बस हो गया, यहां से पुट कर दो यहाँ पर और आपको एक्सेलरेशन मिल सकता है, जो चाहिए वो निकाल लो। ठीक है, कर लोगे, करिए फटाफट, मुझे बताइए इक्वेशन क्या बनेगा। तो इसका हम लिख दें इक्वेशन फाइनल। तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई है ना, टेंशन के लिए तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, है ना। और अगर अपन को एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या आ जाएगा बताइए, F माइनस m2a इज इक्वल टू m1a, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 into a is equal to f upon m1। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले। एक चीज सीख लो अभी के अभी, क्योंकि अगले में बताने वाला नहीं हूँ, आपसे से पूछूंगा हमेशा, जिस पे सबसे लीस्ट फोर्स लग रहा है उससे टेंशन मिलेगा। क्या बोला मैंने, लीस्ट फोर्स जिस पे लग रहा है, देखो ना, इस पे कितने फोर्स, दो, इस पे एक। तो यहाँ शुरू करेंगे ना, टी की वैल्यू मिल गई, 3 वाले में आप करना। ठीक है, चलो ये करके दिखाओ, ये बना हुआ है सर इसका ये भी। चलो अगर इसको देख के भी इक्वेशन लिख लो तो भी आ जाएगा, सॉल्व करिए, कोई बात नहीं, देख के लिख लो, पेन चलाओ। लेकिन अरे ये क्रॉस करता गलत नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ। चलो जल्दी करो। अच्छा, इसको अगर अपन चाहें, अब ये मारे बेटा, हम कुछ सोच रहे थे, तुम्हारी बात सुने नहीं, सॉरी। ठीक है, अगर हम t की बात करें तो एक तो मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू m2a, बट अगर a नहीं पता था तब क्या करेंगे, अभी अपन ने निकाला ना a की वैल्यू, तो f के फॉर्म में लिख सकते हैं m2f अपॉन m1। ये भी फॉर्मूला ही तो है, इसको लिख लो। ठीक है, अब करो, अब जो कह रही थी अब बोलो, तुम सुन लेंगे। डन, चलिए देखिए इस वाले केस को करते हैं। हाँ क्या बोल रही है, बोलो जल्दी बोलो। गलत, वो या तो सही भी है लेकिन हमें f उस फॉर्म में लिखना नहीं है, a अपॉन m1 प्लस m2 वो बोलती ठीक है ना, f अपॉन बोल के तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, वो सही भी है और गलत भी है। सही है, गलत क्यों, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं। हमें उस फॉर्म में चाहिए नहीं इसलिए। ठीक है, चलो FBD बना हुआ है, FBD में कोई दिक्कत, मैं बना रहा हूँ। देखो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला कि इस पे F लगाया, सुनो ध्यान से, इस पे F जब लगा, रेड कलर यूज करते, देखो इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये सारे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं समझ लो। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में थे नहीं, पहले चुपचाप ब्लॉक रखा हुआ था, ये कब एग्जिस्टेंस में आएंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा।
तो मैंने F लगाया तो M1 हिला, जब M1 इस तरफ मोशन करने के लिए आपका रेडी हो रहा था तो उसने क्या हुआ, उसके रस्सी कनेक्टेड थी तो बगल वाले को भी छेड़ दिया। तो जैसे ही दो पॉइंट ऑफ, क्या सिखाया था, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उसके बाद ही, जैसे देखो ये तब तक नहीं जागेगा जब तक, ठीक है, अभी जागा ना, तो वैसे ही M1 जब मोशन करेगा तभी M2 आपका मोशन करेगा। तो यहां से टेंशन प्रोड्यूस हुआ। किसी भी सिंगल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहता है, उसको कितना मान लिया अपन ने, T1 मान लिया, मतलब जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, ठीक। तो फोर्स यहाँ ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर हुआ, तो M2। अब अगर इसको छुपा लें तो मुझे सिर्फ M2 दिख रहा है, जिसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, T1, ठीक। T1 से जब M2 को हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये रेडी हो गया मोशन के लिए, तो इसने किसको छेड़ दिया, M3 को। जैसे हुआ यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पर, अब ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग मास होगा भैया, अलग अलग इनर्शिया होगा, है ना। अब किसी को कितना फोर्स चाहिए, अब 10 किलो का कोई सामान है, उसको अगर ढकेलना है और 1 किलो का है तो दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का इनर्शिया अलग अलग है। इसी प्रकार से हम यहाँ नहीं कह सकते T1 = कहना भी मत, ठीक। अब यहाँ पर जब यहाँ पर T1 से खींचे तो यहाँ पर टेंशन कितना हुआ, T2, जितना इधर हुआ उतना इधर, तो इस पे भी कितना लग गया, कितना फोर्स लगेगा, T2 लगेगा, और ये मोशन करेगा, है ना। और तीनों अगर साथ में मोशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन सेम, तो इक्वेशन कैसे देगा, पीछे स्टार्ट करने को बोलता ना मैंने, तो पहले क्या लिखोगे, T2 = मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो उस तरफ लगने वाले फोर्स पॉजिटिव, तो T2 = ये कैसे लिख रहे हैं कृष्णकांत, हम लोग बताया था मैंने, कैसे M3 कर देते हैं बार बार लोग, कोई लॉ है क्या, बताओ, तुम बताओ, कोई लॉ है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाते हैं M3A, कौन सा, कौन सा लॉ, क्या है वो, फोर्स वाला तो बहुत कोई है, एक्शन रिएक्शन नहीं, सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि नेट रिजल्टेंट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। तो हमें पता क्या है, हमें T2 पता है, और T2 लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो अब मेरे लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो मैंने उनके हिसाब से कर दिया, क्योंकि मैंने जब ढूंढा इसमें बीडी बना के मुझे सिर्फ सिंगल फोर्स निकला, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है, T2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, न्यूटन साहब ने बताया, इसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन। ऐसे करना है भाई, रटना थोड़े ना है कि हमने बस लिख दिया तुमने छाप लिया। अब M2 का इक्वेशन ध्यान से देखो, फिर से, क्योंकि तुम लोग को नहीं आता है, रिजल्टेंट फोर्स लिखूंगा, रिजल्टेंट फोर्स जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको सम किया जाता है, लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सम कैसे कर दोगे, वो तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, मोशन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी होगा नेगेटिव। तो यहाँ कैसे लिखूंगा, T1 - T2, ठीक है, T1 - T2, ये क्या हो गया बेटा, टोटल फोर्स निकाल लिया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, M2, एक्सीलरेशन कितना है, A। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहले वाले पे फोर्स किधर लग रहा है, देखो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन ये हो गई, निगेटिव ये हो गई, ठीक है। तो इधर देखो कौन लग रहा है, F माइनस E1, ये हो गया टोटल फोर्स। क्योंकि देखो टोटल फोर्स में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस FBD देखिए, जितने फोर्स हैं वही टोटल फोर्स होंगे, ठीक। फिर से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू बराबर होगी मास इनटू 1 2 3। सॉल्व कहां से करना है, 3 2 1, ये रट जाओ, सॉल्व हमेशा 3 2 1 करो, आंसर बताओ मुझे। T2 वैल्यू की है, फिर T1 निकालो, फिर मुझे A बताओ, उसके बाद मुझे T1 T2 बताओ F के फॉर्म में। चलो इसको तो रट जाओ यार, छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ये तो हो गया होगा। तो T2 तो निकल गया, M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो ये भी हो गया, और बताओ, ये हो गया भाई M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, अब मुझे T1 निकाल के बताओ भाई। सर M2 प्लस MP into M3F upon M1 plus M2 plus M3। थोड़ा सब्र करो, सबको करने दो। हाँ भाई कृष्णकांत, तुम्हें करना है, वेट करेंगे जब तक कर नहीं लेते, आराम से करो। T1 क्या बताया, M2 M3 बताया था ना न्यूमरेटर में, M2 प्लस M3, सही सही है, बस यही पूछ रहे थे, तुम तो नाराज हो गई।
बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इधर देखिए क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताओ, M2A प्लस T2, इतना ही तो करना था। ठीक है, अब देख बेटा A की वैल्यू पहले निकालनी, मैंने निकाल ली ना, उठा के पुट कर दे, तो जाएगा M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, और इधर क्या है T2 वैल्यू अब तुमने निकाली है, M3F अपॉन, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, है ना, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। सिंपल, इतना ही तो करना था। देख लो गलतियां हुई होगी, ठीक कर लो। ठीक, तो T1 फाइनल कहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं बगल में, T1 इज इक्वल टू साइनवाज आ रहा है, हाँ नोट करते रहो, M1 प्लस M2 प्लस, ठीक है, ये हो गया तेरा T1। ठीक, T1 निकल गया, T2 निकल गया, A निकल गया, डन हो गया। आगे बढ़ जाएं। जल्दी करिए नोट भाई, हो गया। चलो ये देखो, अब हम लोग ना रॉड को टेंशन देते हैं, है ना, अभी तक स्ट्रिंग के साथ हो रहा था, अब रॉड है ना, रॉड है तो उसका मास m होगा, ये तो बस, अब ये मासलेस तो नहीं हो सकता ना भाई, लोहे की रॉड है तो उसका तो मास होगा ना, देखिए हो ना, वो पतली सी होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की है ना, तो रॉड तो देखी ही होगी तुमने, सर्कुलर भी होती है ना, तो उसका मास तो होगा ही होगा। ठीक है, सर्कुलर से वो स्कूल का डंडा तो नहीं आता क्या ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है L, इस पे क्या लगा रहे हैं अपन, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F। एक मिनट रुको जरा, ऑनलाइन चेक कर ले, हाँ विजिबिलिटी देख रहा था मैं, चलो मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ इस पूरी रॉड, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम का क्या करना है, इस पे F फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी रॉड। अब आपको ये मानना है ये यूनिफॉर्म लेंथ की है, इसकी लेंथ कितनी है L। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, मतलब उसकी लेंथ या फिर थिकनेस की बात करें तो वो हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं यूनिफॉर्म लेंथ। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, जब अपन फोर्स लगाते हैं, हम लोगों ने स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी सीखी थी ना, अगर कभी भी लास्ट पॉइंट था, सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट पॉइंट था, इसमें क्या बोला था मैंने, अगर मास होगा बॉडी का, है ना, तो उसमें मैक्सिमम टेंशन भी होगा। स्प्रिंग का अगर आपका मास होगा तो अगर उससे अगर किसी चीज को पकड़ खींचेंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम टेंशन एट द पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और मिनिमम का होगा जिस जब बॉडी से कनेक्टेड है। इज इट ओके, याद आ रहा है? तो ध्यान से देखो, इसमें तो मास है, इसका मतलब ये वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर है फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने यहाँ है फोर्स लगा दिया, मैंने मिड पॉइंट ले लिया, या ऐसे ही मान लेते हैं कोई लेंथ x है। ठीक है, हमने क्या किया, जहां से एक्सटर्नल फोर्स है हमने अंदर की तरफ एक x लेंथ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पे बताओ टेंशन कितना है इस रॉड के अंदर। ठीक है, गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी टेंशन हो सकता है, बिकॉज टेंशन तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी, है ना, मटेरियल की। क्या बोला था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, और जब अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच में खिंचाव आता है, तो उसी को रेजिस्ट करता है मटेरियल, है ना, ताकि वो ब्रेक ना हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हो रहा होगा, अगर इधर की तरफ खिंच रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी टेंशन होगा, तो इस पॉइंट पर भी हम ऐसे मार्क कर सकते हैं सेफली, यस कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना यहाँ पर। लेकिन ये टेंशन निकले कैसे, तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि अगर मैंने सिर्फ x लेंथ को अलग मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन कितना है a, मैंने सिर्फ, याद रखना जब भी आप किसी पॉइंट पर टेंशन निकाल रहे हैं, सुनते जाना ध्यान से, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, 2-3 बार बताऊंगा, अब पूरी लेंथ की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक, तो एक्चुअल में जब कोई मास होता है किसी बॉडी पे, उसका हमेशा टेंशन वेरी इसीलिए करता है जो पार्टिसिपेटिंग मास है, फिर से बोल रहा हूं, जो पार्टिसिपेटिंग मास है जो टेंशन को क्रिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है जैसे जैसे पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से दूर जाता है। फिर से दो पार्ट में लोग बढ़ गए, एक लोग, जैसे एक घर है, ठीक है, एक घर है, विवाद हो गया जैसे कोई
अच्छी चीज आ गई मार्केट में तो कुछ लोग कहेंगे ये चाहिए हमको, वो पुराने जमाने के लोग कहेंगे अरे वो नया है, कुछ दिन देखो पहले कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, है ना, उसके बाद उसको खरीदना है। ये होता है ना ऐसा, घर में आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे, पापा नया फोन आया ले लेते हैं, नई कंपनी आई, और पापा क्या कहेंगे अरे बेटा नई कंपनी थोड़ा रुक जाओ, है ना, कुछ दिन चल जाने दो, सर्विस सेंटर नहीं होगा, खराब हो जाएगा, और तुम कहोगे नहीं ये नया है अच्छा ही होगा, खराब कैसे हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर से पार्टिसिपेटिंग, अब मॉलिक्यूल्स ही तो हो सारे के सारे, एक घर के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हो ना, तो अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही अपन इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो मेरे लिए यहाँ पर एक टेंशन अपोजिट होगा, इसी की वजह से निकाल रहे हैं, है ना, और ये मेरे फोर्स के अपोजिट है, और इधर वाला क्या होगा, सपोर्टिंग एजेंट बन जाएगा। तो जो पार्टिसिपेटिंग मास है मेरे लिए एक्चुअली वो तो इतना ही है ना, और बाकी सारे तो लेफ्ट आउट है। मुझे जिस पॉइंट पे टेंशन चाहिए उसी पॉइंट तक का तो मास मैं ले सकता हूं, उसके बाद कर ले सकता, मुझे मतलब ही नहीं है उनसे। तो इसी प्रकार से जब हमने लिया तो इसको अलग करके एक एफबीडी बना दिया, क्या किया, एक एफबीडी बनाया। तो यही सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप पहले क्या करिए, उतने मास को अलग करके उसका एक एफबीडी बनाइए, सिंपल एज दैट, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें इक्वेशन लिखने कहूंगा, लिख लोगे, तो इक्वेशन लिख के दिखाओ तुम, फिर मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें मास पर यूनिट लेंथ वाली बात सिखाऊंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, अभी आपको दिक्कत ना हो इसलिए मान लिया कि इस वाले ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, स्मॉल है। मैंने मान लिया इसका मास कितना है, स्मॉल है। तो इक्वेशन लिख लोगे ना, क्योंकि आप अभी पूछते हो मुझसे कि सर एम कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैंने स्मॉल एम लिख दिया। हाँ, F माइनस टी इज इक्वल टू एम हो जाएगा, सिंपल, सीख रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस वाले का, तो क्या हो जाएगा F माइनस टी इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट द बॉडी ऑफ लेंथ x is having mass, oh shit, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, इससे बनाना पड़ेगा और क्या, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया था, ये x हो गया, इस पे अपन टेंशन निकाल रहे थे, एक टेंशन इधर लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर लिखा था, क्या लिख रहा था मैं, लेट द बॉडी ऑफ लेंथ मास, मैंने कितना मान लिया था, स्मॉल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, देन बाई एफबीडी, एफबीडी बना हुआ है ना, दोबारा नहीं बनाना है मुझे, ये वाला एफबीडी है ना, अंडरस्टूड है सबको, ठीक है। आगे यहाँ लिखिए F माइनस टी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूं टोटल बॉडी का जो मास है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, टोटल बॉडी का मास क्या है, m। अच्छा ये मुझे बताओ, पूरी रॉड आपकी मोशन में है ना, तो उसके सारे पार्टिकल, सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सारी कंप्लीट बॉडी का एक्सेलरेशन a होगा कि नहीं होगा। तो अपन इतनी बार एफबीडी बना के किए, हर बार हमें क्या सीखा कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है अपॉन टोटल मास, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं F अपॉन कैपिटल M। क्या मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं इक्वेशन 1 में, कर सकता हूं, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा F माइनस टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, M इंटू F अपॉन कैपिटल, करते जाओ साथ साथ में करते जाओ। तो टेंशन निकालना हमारा पूरा काम क्या है, टेंशन चाहिए ना हमें, तो क्या करेंगे, इसको, ये निगेटिव है तो इसको इधर फेंक दिया, पॉजिटिव बन जाएगा, इस पूरे को इधर, तो यहां से बन गया इक्वेशन t इज इक्वल टू F माइनस स्मॉल m F अपॉन कैपिटल, इक्वेशन ऑफ टेंशन, ठीक है। देखना बस आपका आंसर आने वाला है, खत्म। तो अगर मैं बात करूं कि जो मास ऑफ लेंथ L है, मैंने क्या बोला, मास ऑफ, मैं यहां ऊपर लिख दूं तो कोई दिक्कत, यहां लिखूं सिंस मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L कितना है,
कैपिटल एम। सुनना ध्यान से, मैंने कहा देन, फिर इसके आगे लिखना देन मास ऑफ यूनिट लेंथ। मैंने क्या बोला? यूनिट बोलते मैंने क्या सिखाया था? यूनिट का मतलब 1 हो गया ना। अब यूनिट कुछ भी लगा लो, मीटर सेंटीमीटर जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में कहेगा उस हिसाब से लेना। तो यहां से क्या जाएगा? इज इक्वल टू क्या जाएगा? अभी क्या जाएगा बताइए? m अपॉन n। इसको क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। मतलब जो स्मॉलेस्ट लेंथ पॉसिबल है, आपकी यूनिट लेंथ जो पॉसिबल है, उसका मास कितना होगा? m अपॉन n। तो मैंने कहा देन फॉर मास ऑफ x लेंथ क्या हो जाएगा? अगर मुझे x यूनिट का लेंथ निकालना है, मतलब मेरी जो लेंथ है वो कितनी है? x यूनिट थी तो कितना था? m अपॉन l। तो हर बार यूनिट जोड़ता जाऊंगा तो मैं कहूंगा x टाइम जोड़ूंगा ना। अरे 1 + 1 कब तक करोगे? x टाइम्स तक करोगे। तो मैंने कहा कि भैया मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल नहीं जाएगा मास ऑफ x लेंथ। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? इज इक्वल टू x इंटू कैपिटल M अपॉन l। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल m। फिर से, अभी ये समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। तो यहां से तुमने क्या निकाल लिया? स्मॉल m निकाल लिया। ठीक है, फिर समझते हैं हुआ क्या। पूरी लेंथ का मास कितना था भैया? कैपिटल M। ठीक, मैंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास निकाल लिया। कितना आ गया हमारा? m अपॉन l, है ना। टोटल मास को टोटल लेंथ से तो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ठीक, अच्छा। अब मैंने कहा कि अगर मुझे x लेंथ के निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट को मैं x टाइम जोड़ूंगा तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यूनिट मतलब होता है 1 बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर x पीसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? x लेंथ का मतलब है x पीसेस, है ना। यूनिट लेंथ का मतलब 1 पीसेस। तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो मास मिल जाएगा। सारे मास ऐड नहीं होंगे क्या? छोटे छोटे पीसेस अरेंज करोगे तो बड़ा पीस बनेगा। छोटे वाले पीस का मास पता है तो जोड़ते जाओगे तब तक लेंथ तक जोड़ोगे ना पूरी। तो वो x इंटू होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया तेरा मास। स्मॉल m निकाल लिया, सब कुछ तो नोन हो गया। अब बस पुट कर देंगे इसमें। तो फाइनल फॉर्मूला बना के दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें स्मॉल m बता दिया, ये अननोन था, मैंने बता दिया। ठीक, तुमने f की वैल्यू खुद ही यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। तो t का फाइनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा? यहाँ से सर f को कॉमन ले लो। ले सकते हैं? न्यूमरेटर में है ना भाई, न्यूमरेटर में कोई चीज होती है कभी भी तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये f बाहर आ गया, बचेगा क्या? 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये हो गया तुम्हारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है स्मॉल m की और मुझे फाइनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, मैं इसको अगली स्लाइड में लिख दूं क्या? अच्छा जगह नहीं, रुक जाओ, मैं कंप्लीट कर रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, देखो ये नीचे वाला फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं। तो फिर से t इज इक्वल टू क्या आएगा? f माइनस, बताइए, स्मॉल m f अपॉन कैपिटल M। यही तो था ना। फिर f को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, ये टेंशन था। और स्मॉल m की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोग ने? x इंटू कैपिटल M अपॉन। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x इंटू कैपिटल M अपॉन l इंटू ये mm कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से फाइनल फॉर्मूला मिला t इज इक्वल टू f इंटू 1 माइनस x अपॉन। ये देखो ऐसा फॉर्मूला बन गया जिसमें सिर्फ हमें लेंथ का रेशियो चाहिए। जितनी लेंथ का तुम्हें निकालना हो उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो f से। तुम्हें क्या मिल जाएगा? किसी भी पॉइंट पर कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा है। तो वेरिंग टेंशन का फॉर्मूला तुम्हारे पास बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नोट करो। डन, आगे बढ़ जाएं? सर अभी नहीं। नोट कर लो, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? हो गया? चलो नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ लिया तो बड़ा आसान लग रहा था, है ना। क्योंकि mg गायब हो गया था, बड़े सिंपल तरीके से चल रहे थे हम लोग, खुश भी थे। लेकिन अब दुखी हो जाओ क्योंकि अब सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कोई जरूरत है? तो x कंपोनेंट को भूल जाना, ना एपीडी में दिखाना। ठीक, बस ध्यान देना कि जब
कोई भी चीज आप उठा रहे हैं, अगर आप किसी रस्सी से बांधते जाओगे, है ना, जैसे मान लो बनाना देखा है, बनाना ट्री, उसमें जो फल होता है उसमें एक ऊपर से पकड़ते हैं, ढेर सारे बनाना उसमें लगे रहते हैं, है ना, तो ध्यान से देखो, ऊपर से पकड़ेगा बंदा तो उसको सारे बनाना का वेट उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? सेम कंसेप्ट, अगर कोई बंदा यहाँ से पकड़ेगा उसको M3 M2 M1 तीनों का वेट उठाना पड़ेगा नहीं उठाना पड़ेगा? किसी ने अगर T1 पॉइंट से पकड़ा तो मतलब इस वाली रस्सी को पकड़ेगा तो उसको सिर्फ M1 उठाना है कि सारा उठाना है? बाकी सब तो भाई ये छत उठा रही है ना, ये वाले भाई साहब सिर्फ M1 को उठाएंगे। ये चीज जो मैं मजाक में सिखा रहा हूँ ये बहुत काम की है। इसी प्रकार से अगर मैं T2 से पकड़ के उठाऊंगा तो मुझे टोटल मास जो मेरे लिए लगेगा वो M1 प्लस M2 का होगा। जितनी स्ट्रिंग है वो क्या है? मासलेस है। अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? देखना अभी करते हैं अपन, बहुत मजाक तरीके से हो जाएगा। यहाँ से देखो, पहले तो एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है? हम लोग अपना डायग्राम फिर से बनाएंगे, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी वो नहीं दिखता है, तो मैं अपना दोबारा बना दूंगा और अच्छा भी हो जाता है। M3 M2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो जरा मुझे ये बताओ कि अगर मुझे mg दिखाना होगा तो मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा? यहाँ सिर्फ M1g। रीजन क्या है? इस वाली स्ट्रिंग को तो क्या मतलब नीचे M1 है ना, इस स्ट्रिंग में तो M1 की वजह से टेंशन आ रहा है ना। ध्यान से फिर से भूल गए क्या? मैंने क्या सिखाया था? 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए भाई साहब। तो अभी जब तक ये M1 नहीं है तो इस वाली रस्सी में कोई टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। जब M1 को आपने टांगा तो M1 इज द कॉज, वो तो फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ से यही शुरू करना, ये हो जाएगा तेरा T1, ये हो गया मेरे लिए T1। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? डाउनवर्ड T1, ठीक है, सही है। लेकिन क्या ये अकेले होगा? नहीं सर, अब M2G भी इसका साथ देगा और सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ नीचे की तरफ M2G, ठीक है। अब इन दोनों के वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एक टेंशन, दैट इज T2, बिकॉज ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी को अभी समझ नहीं आ रहा है, जो भाई लोग एक तरफ जा रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? सगे हो जाएंगे, है ना, सब मिल जाएंगे साथ में। तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसमें? ऊपर वाले स्ट्रिंग में। अभी T2 आया तो यहाँ पर भी एक T2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन यहाँ पर जब पहुंचे देखा M3G भी कह रहा, हम भी तो है भाई, है ना, M3G। छोटा लिख दिया क्या बहुत? तो इसको मिटा दे, ये हो गया तेरा M3G। अब M3G और कौन मिलेगा? M3G और T2 मिलके प्रोड्यूस करेंगे फाइनल टेंशन T3, है ना। अब ऊपर होने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि छत तो कहीं जाने वाली, गेटिंग, और उससे हमें मतलब भी नहीं है। वी आर सॉल्विंग फॉर M1 M2 एंड M3। तो MVD बनाते हैं, तो नीचे शुरू करें। देखो हमेशा लास्ट वाला सबसे आसान। M1, तो इस केस में एक नीचे के फोर्स हो गया M1G और एक ऊपर की तरफ फोर्स हो गया दैट इज T1। खत्म हो गया काम इसका। फिर बनाएंगे अपन M2, तो M2 बनाना है तो ये हो जाएगा तेरा एक M2G प्लस T1। इज इट ओके? दोनों मैंने कहा ना, दोनों जो एक तरफ जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे। बाद में अपन रिजल्टेंट जब लिखेंगे तब देखेंगे प्लस कौन सा माइनस कौन सा, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ कौन सा होगा भाई? T2। फिर सबसे लास्ट M3, ठीक है, ये हो जाएगा M3G प्लस T2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा तेरा इक्वेशन। लिख लेंगे, लिखना शुरू करिए। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे? देखो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो तुम कुछ भी मान लो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तुम डाउनवर्ड मान लो, चाहे तुम अपवर्ड मान लो, आंसर तो क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या है इन सबके ऊपर? F एक्सटर्नल इज 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर एक नेगेटिव लोगे एक पॉजिटिव लोगे, ऑलरेडी दोनों इक्वल हो जाने वाले हैं, है ना। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये नीचे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो T1 इज इक्वल टू M1G, डायरेक्ट लिख दिया क्या? रुको पूरा लिख के दिखाते हैं। मैंने मान लिया डाउनवर्ड क्या है तेरा, अपवर्ड मान लेते हैं पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव, मैंने कहा ना रेस्ट पे कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे? T1 माइनस M1G इज इक्वल टू MA बनेगा क्या? A है क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इन द एंड ऑफ यही लिखोगे ना, T1 इज इक्वल टू M1G। मैं उल्टा लिखता हूं ऐसा, थर्ड इक्वेशन T2 is equal to M1 plus M1 M2 plus G। T2 is equal to G under bracket
T2 is equal to ये देखना T2 कहाँ है, इधर है ना, तो T2 यहाँ है, तो T2 सामने कौन आएगा, M2G प्लस T1। तो मैं ऐसे लिखूंगा, टेंशन को एक तरफ और M2G को एक तरफ, वही चीज, बात तो वही हुई, ठीक है। अरे मैंने उधर फेंक दिया, अरे तुम कहोगे फिर T1 इधर था प्लस में, मैंने कहा इधर ले जाओ भाई, टेंशन पूरा एक तरफ ले जाओ, ठीक है। बाद में जरूरत पड़ेगी फिर रीअरेंज कर लेंगे, करना क्या है, ऊपर वाले में T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 2 3, कहाँ शुरू करेंगे, 3 2 1, है ना। करो, सॉल्व करो, टेंशन निकालना है। अच्छा ये बताओ, निकाल लोगे, निकाल लो कि नहीं, पूछ रहे हैं, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, क्यों नहीं निकल पाएगा, निकाल सकते हो यार, ये तो 9th 10th की बात है, सब्स्टिट्यूशन करना है। इसको उठा के बोल के यहाँ पे M1G आ गया, फिर मुझे T2 चाहिए, T2 इक्वल टू क्या जाएगा, M2 प्लस M1G। देखो प्रूफ कर दे रहे हैं, जो बात हवा में बताई थी, आंसर वही आने वाला, तुम लोग पता नहीं क्यों सॉल्व कर रहे हो। जरा देखो T3 इज इक्वल टू T2 धर जाएगा, ठीक है, और T2 इक्वल क्या आई थी, देखिए M2 प्लस M1 इंटू G, और हमने क्या बोला था, यहाँ से पकड़ोगे तो तीनों मास ऐड हो जाएंगे, है ना, आ भी वही रहा है, T3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, यही तो आना ही चाहिए था, है ना। करके देख लेना, यही आएगा आंसर, सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ जाएगा T3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, यहाँ आ जाएगा T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 टू G, और T1 इज इक्वल टू M1G ऑलरेडी है, ओके। क्योंकि ये सिंपल टेंशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यू ऑफ टोटल मास ही तो है, इनटू जब वेट के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज इनटू G, ठीक है। ये रेस्ट का कंडीशन था, इसलिए बहुत आसान था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए, अब तो खेल हो गया आपके साथ। अभी क्या लिखा हुआ है, तो मतलब अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सकता है क्या, ठीक है, गलती मत करना। तो मैंने इस केस में क्या सिखाया था, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ये हो गया तुम्हारा खत्म, करो सॉल्व। तो क्या है भाई, 3 मासेस कनेक्टेड हैं, और ऊपर से अभी 5 मिनट है मेरे पास, 6:30 तक पढ़ाएंगे, ये खत्म करके छोड़ेंगे मैम, ठीक है। चलो चलो करो करो करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो। चलो ये डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों में दिक्कत हो रही है। देखो सिंपल है ये डायग्राम, ठीक है। हम सारी पीपीटी में जो है कलर ही चेंज कर देंगे, जब कलर रहेगा नहीं, लाइट, ये एक्चुअली होता क्या है ना, लाइट कलर आ जाता है एक, फिर वो, ठीक है, सिंपल है। देखो बेटा, हमने फोर्स कहाँ से लगाया, ऊपर से, है ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो कॉस कहाँ से होगा, अब ऊपर से, पिछली बार नीचे से था, ठीक है। तब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो यहाँ पहला पोटेंशियल नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नामकरण कर लोगे कि करें, चलो हम करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक आ जाएगा आपका, एक फोर्स क्या है M3G, और एक फोर्स क्या मान लेते हैं इस केस में, यहाँ T1 है तो यहाँ T2 आ जाएगा, है ना, प्लस T2 जो कि डाउनवर्ड होगा। तो M2 के ऊपर क्या लगेगा, एक T2 लगेगा, है ना, अपवर्ड, है ना। जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो सेम होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा सर, M2G प्लस T1, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा आपका T1, नीचे क्या आ जाएगा M1G। FBD बना हुआ है फिर से, लेकिन बना देते हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए। तो M1 का क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ M1G, और ऊपर हो जाएगा तेरा T1। M2 के केस में क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा M2G प्लस T2 आ जाएगा बच्चा, T1 आएगा, माफ करना, सही कह रहे हो, ठीक है, T1 आएगा। एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बदलता नहीं है। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा तेरा T2, फिर आ जाएगा तेरा M3, नीचे आ जाएगा M3G प्लस T2, और ऊपर की तरफ आ जाएगा एक फोर्स F और T3 एक ही है, F और T3 एक ही है, ठीक है।
अगर किसी को समझ नहीं आ रहा उसके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब अभी भी एक बचा हुआ है फोर्स, दैट इज तीनों के तीनों सेम एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू में जीरो मत करना इस बार, तो क्या जाएगा, या तो मैं F लिखूं या तो T3 लिखूं, तो क्या जाएगा T3 इज इक्वल टू M3 G प्लस T2 M3A होगा। मुझे नहीं पता भाई, तुम लोग करोगे, और क्लियर हो गए तो सही बताओगे, गलत होगा तो गलत ही बताओगे। M3A होगा कि M1 प्लस M2 प्लस M3A होगा, मुझे कौन बताएगा। FBD क्या तीनों का साथ में बनाया था, क्या तीनों का FBD साथ में बनाया है क्या, तो M1 प्लस M2 M3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ जो मास प्रेजेंट है उसी के ऊपर लगाओगे ना, तो M3A होगा कि और कुछ हो सकता है, M3 होगा, कुछ तो क्लियर कर लो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में गलती मत करना, ये हो गया। अब जिसको सबको एक तरफ कर लो और M3 को एक तरफ छोड़ दो, चाहे ऐसे लिख लो, है ना, इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं, ठीक। फिर दूसरे वाले में देखना, अब M3 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, फिर से देखो, यहाँ आ जाएगा T2 माइनस M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, एंड लास्ट में M1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, T1 माइनस M1G, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1। अब करें सॉल्व आप इसको, ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है T1 T2 T3 की वैल्यू बताना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता के मुझे अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, समझ में आया ना।